Redemption of debenture means repayment of the amount of debentures after a specific period of time, which is mentioned in the prospectus of the company at the time of issue of debenture. जब भी कोई कंपनी डिवेंचर्स को इशू करती है तो वो इशू के टाइम पर ही डिवेंचर होल्डर्स को ये बता देती है कि इन डिवेंचर्स को हम कब, इन डिवेंचर्स पर जो अमाउंट हम कलेक्ट कर रहे हैं इसका अमाउंट हम कब आपको वापस करेंगे। उस डेट पर ही कंपनी को क्या करना होता है, उन डिवेंचर्स के अमाउंट का रीपेमेंट करना होता है। तो रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स इज नोन एज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब कंपनी डिवेंचर्स का पैसा वापस करती है तो इस वापसी को ही हम अपने अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करने का जो प्रोसेस है वो हर एक कंपनी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। आप सभी को पता है कि डिवेंचर्स पर मोस्ट ऑफ द टाइम मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है, यानी ये जो डिवेंचर्स हैं ये या तो मीडियम टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, और मीडियम टर्म लोन कितना होता है 1-2 से लेकर 5 इयर्स के बीच में होता है, या फिर लॉन्ग टर्म यानी 5 to 10 इयर्स के बीच में, यानी इनका पैसा वापस होता है इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। लेकिन कई बार शॉर्ट टर्म के लिए भी डिवेंचर्स इशू किए जा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब आते हैं कि डिवेंचर्स का रिडम्पशन कंपनी कैसे करेगी और उसकी कंपनीज की बुक में क्या एंट्री होगी। तो इससे रिगार्डिंग कंपनी एक्ट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो पर ईयर हम बहुत डिटेल में पढ़ते थे, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारी एंट्रीज पर बड़ा इफेक्ट आता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी कंपनी जो डिवेंचर्स को रिडीम करती है उस पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रूल अप्लाई होते हैं, जिनको फॉलो करना हर कंपनी के लिए क्या होता है, मैंडेटरी होता है। कोई भी कंपनी जब डिवेंचर्स के अमाउंट का रीपेमेंट करेगी तो रीपेमेंट से पहले उसे एक स्पेसिफिक डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसे शॉर्ट में DRR भी बोलते हैं। यानी डिवेंचर के रिडम्पशन से पहले आपको एक रिजर्व बनाना पड़ेगा जिसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्पेसिफिक अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए, और रिडम्पशन से पहले कम से कम 25%, मिनिमम 25% अमाउंट आपके DRR अकाउंट में होना चाहिए। यानी मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स को इशू कर रखा है, आज की डेट में उन डिवेंचर्स को इशू किया गया। फॉर एग्जाम्पल हम इस ईयर की बात कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2020 को वो डिवेंचर इशू किए गए, और उन डिवेंचर का रीपेमेंट होना है 3 साल के बाद। तो कब होगा? 2021 में तो होगा नहीं, 2021-22 में भी नहीं होगा, 22-23 में भी नहीं होगा। कब होगा? 1 अप्रैल या 31 मार्च 2023 में होगा, यानी 3 साल के बाद आप उस डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब 3 साल बाद उनका पेमेंट होगा, उससे पहले डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना अमाउंट होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको वो रिजर्व क्रिएट करना है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं जो सिर्फ डिवेंचर्स के रिडम्पशन के लिए क्रिएट किए जाते हैं, और इन रिजर्व में आपके P&L अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए। आप कोई भी कंपनी चाहे तो 100% अमाउंट का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर सकती है, बट कंपनीज ऐसा करती नहीं है क्योंकि वो अपने पैसे को सेव नहीं करते। इसी के लिए कंपनी एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाए कि कम से कम आपके DRR अकाउंट में 25% अमाउंट तो रिडम्पशन से पहले होना ही चाहिए। तो मिनिमम 25% और मैक्सिमम 100% तक DRR क्रिएट किया जा सकता है। DRR कैसे क्रिएट किया जाएगा? अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से जो प्रॉफिट हो रहा है आपको, उस प्रॉफिट का कुछ अमाउंट आप या तो धीरे धीरे करके DRR अकाउंट में ट्रांसफर करें, या रिडम्पशन से पहले वाले ईयर में आप एक साथ लमसम अमाउंट को ट्रांसफर करें, क्योंकि आपको मिनिमम 25% का DRR क्रिएट करना है। तो 1 लाख का 25% कितना हुआ? 25,000। तो 3 साल बाद रिडम्पशन से पहले अगर आपके DRR अकाउंट में 25% अमाउंट नहीं है तो ये समझ लीजिए कि ये इसका मतलब आप कंपनी एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, यानी आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। जबकि कंपनी एक्ट क्या कहता है
कि आपको डिवेंचर्स को रिडीम करने से पहले, उनका पैसा वापस करने से पहले आपके डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए? मिनिमम 25%। मैक्सिमम के लिए मैंने फिर बोला, मैक्सिमम नो लिमिट यानी 100% तक का आप डीआरआर क्रिएट कर सकते हैं रिडम्पशन से पहले। क्लियर हुआ पहली चीज। दूसरा, कंपनीज एक्ट 2013 ने ही डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएशन के लिए बोला है। साथ ही डिवेंचर को आप जब रिडीम करेंगे उससे पहले डीआरआर में जो पैसा है उसको आप इन्वेस्ट भी करेंगे कहीं ना कहीं। ऐसा ना हो वो रिजर्व बना हुआ है और उसको आप इन्वेस्ट ना करें, तो उसके लिए डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट होना भी बहुत जरूरी है। यानी हम पैसा तो बचा रहे हैं लेकिन वो पैसा हम सिर्फ बुकिश नॉलेज के लिए रिजर्व में डाल रहे हैं और उसको कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? पैसा और ज्यादा। इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। किसी और कंपनी में अगर या किसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, एफडी करते हो, तो उस पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी एक्ट ने ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि आपको कहीं ना कहीं डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी ओपन करने पड़ेंगे। यानी उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, यानी सिक्योर सिक्योरिटीज में ही उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसी भी टाइप की इस टाइप की सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट ना करें जहां पर कि उस पैसे के डूबने के या उसमें लॉस या रिस्क के चांसेस हो। तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कंपनी की बुक्स में ओपन होता है रिडम्पशन से पहले, और इस इन्वेस्टमेंट को आप रिडम्पशन से कम 1 साल पहले जरूर करें, और जिस दिन डिवेंचर रिडीम हो तब इस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या करें? कैश कराएं। तो जब हम डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ओपन करें तो वो कब करें? रिडम्पशन से कम 1 साल पहले, और उसके बाद उस अमाउंट को क्या कराएं? हमें क्या कराना पड़ेगा? कैश भी कराना पड़ेगा, और उसके बाद हम डिवेंचर्स का पैसा क्या करेंगे? वापस करेंगे। डिवेंचर्स की मनी को कंपनी कैसे वापस कर सकती है? टोटली कैपिटल में से डिवेंचर्स को रिडीम नहीं किया जा सकता। यानी शेयर से पैसा लिया शेयर होल्डर से और उस पैसे को हम डिवेंचर होल्डर को वापस कर दें, इस पर कंपनी एक्ट रोक लगाता है। यानी आउट ऑफ कैपिटल डिवेंचर्स का रिडम्पशन हर एक कंपनी नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कोई भी कंपनी अपने कैपिटल में से डिवेंचर्स, टोटली कैपिटल में से डिवेंचर्स को रिडीम, उनका पैसा वापस नहीं कर सकती, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक या बैंक जैसी ही और अदर इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस में वर्क करते हैं, उन्हें छोड़कर बाकी कोई भी कंपनी कैपिटल में से अपने पैसे की वापसी, डिवेंचर्स के पैसे की वापसी नहीं कर सकती। इसको सिंपल वर्ड में ऐसे समझते हैं, क्योंकि जो कैपिटल हमने शेयर होल्डर से कलेक्ट की है वो कंपनी चलाने के लिए कलेक्ट की है, कंपनी को ग्रोथ करने के लिए कलेक्ट की है, ना कि अपना पुराना उधार चुकाने के लिए। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। 1956 के कंपनी एक्ट में ऐसा हो रहा था कि शेयर होल्डर्स नए शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर से पैसा लिया जाता था और पुराने डिवेंचर के अमाउंट या पुराने लोन चुकाने में उस पैसे को यूज करती थी कंपनी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने आउट ऑफ कैपिटल 100% आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सिर्फ ये वाला जो प्रोसेस है वो किस पर अप्लाई किया जाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो तो अपने कैपिटल में से अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं, लेकिन अदर कंपनीज अपनी कैपिटल से डिवेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकती, ये ध्यान रखिएगा, पहला चीज। दूसरी चीज, फिर अगर नहीं कर सकती तो फिर वो कैसे रिडीम करेंगी अपने डिवेंचर्स का? पेमेंट कैसे करेंगी? वापसी कैसे करेंगे? तो फिर उनके लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ
प्रॉफिट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके आप हर साल अपने प्रॉफिट में से पैसा बचाइए और फिर उस पैसे से अपने डिवेंचर्स का पैसा, डिवेंचर होल्डर्स का मनी को रिटर्न करें। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें आप डीआरआर पूरे 100% का बनाते हो, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट डिवेंचर रिडम्पशन के लिए ही क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और उसे हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डीआरआर अकाउंट में। तो मैंने क्या बोला, 100% तक का भी डीआरआर क्रिएट किया जा सकता है। तो ये वही सिचुएशन है जिसमें हम आउट ऑफ प्रॉफिट ही अपने डिवेंचर्स को क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। दूसरा एक प्रोसेस है जिसमें हम आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट कैसे, कि कंपनी एक्ट ने बोल रखा है कि 25% डीआरआर में होना ही चाहिए, और वो 25% आप कहाँ से सेव कर रहे हो, अपने पीएनएल अकाउंट में से, यानी प्रॉफिट में से बचा रहे हो 25%, और बचा हुआ 75% फिर कहाँ से देंगे, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बचे हुए, हमें तो 1 लाख का पेमेंट करना है, 25,000 तो हमने हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा करके बचा लिया, लेकिन 75,000 हम कहाँ से देंगे, 75,000 का पेमेंट भी तो हमें करना है। तो वो पेमेंट आप कैपिटल से कर सकते हो। तो ये जो सिचुएशन होती है उसे बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल। यानी हमने कंपनी एक्ट को भी फॉलो कर लिया कि हमने डीआरआर भी क्रिएट कर लिया, थोड़ा सा पैसा उसके लिए बचा भी लिया अपने प्रॉफिट में से, और बाकी का बचा हुआ पैसा हमने कैपिटल में से डिवेंचर होल्डर्स को दे दिया वापस। तो 3 सिचुएशन है, एक तो आउट ऑफ कैपिटल जिस पर जो कि हर कंपनी नहीं कर सकती, दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट जिसमें हम 100% अमाउंट का डीआरआर क्रिएट करते हैं, और तीसरी सिचुएशन होती है आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। इस तरीके से डिवेंचर्स को रिडीम किया जाता है। रिडम्पशन के टाइम पर कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रीज बनती हैं वो आपको समझनी होती है इस चैप्टर में, कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिडम्पशन के टाइम पर जनरल एंट्रीज क्या क्रिएट करती हैं। तो डिवेंचर के रिडम्पशन पर आप खुद सोचिए, आप डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस कर रहे हैं, और जब आप पैसा वापस कर रहे हैं तो डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में उस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। जैसे इंटरेस्ट का वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि हम डायरेक्ट इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते, कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री नहीं बनती। सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री बनाते हैं। क्या एंट्री बनाते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर और होल्डर टू बैंक। सेम एज रिडम्पशन के टाइम पर भी आप जब डिवेंचर का पैसा वापस करोगे तो डिवेंचर अकाउंट जो इशू के टाइम हमेशा क्रेडिट होता है, याद हो आप सभी को, क्योंकि अभी अभी हमने रिसेंटली इशू का टॉपिक क्लियर किया है। तो इशू के टाइम हम हमेशा डिवेंचर अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पर हमारा डिवेंचर अकाउंट क्लोज होगा, डेबिट होगा। तो क्या एंट्री बनाएंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। और होल्डर को जैसे ही पेमेंट करोगे आप, एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री रिडम्पशन की 2 एंट्री। इशू की जो 2 एंट्री होती है ना, बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिवेंचर अकाउंट, ऐसी ही ये सिंपल 2 एंट्री है रिडम्पशन की। कौन कौन सी 2 एंट्री है, पहली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन क्या एंट्री बनती है कंपनी की बुक में, एंट्री बनती है, पहली एंट्री डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर, मान लीजिए 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, being amount due for payment। अब इस नरेशन को आप कितना भी डिटेल कर सकते हैं कि इतने 1000 के डिवेंचर हैं एट द रेट ऑफ तो एंड तो, और ये अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट के लिए ड्यू कर रहे हैं। बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर पेमेंट, ये तो हो गई पेमेंट के लिए ड्यू कर दिया आपने, जितना अमाउंट होगा वो शो कर देंगे आप, जितने इशू किए थे उसमें से कितने रिडीम कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ जाएगा, पूरे पूरे रिडीम कर रहे हैं तो पूरा पूरा अमाउंट यहाँ शो कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही पेमेंट होगा एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर,
डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड। और ये आपका पेमेंट का अमाउंट यहाँ पर शो। ये तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन की तो सिंपल एंट्रीज है, लेकिन सिर्फ यही एंट्रीज कंपनी की बुक में रिडम्पशन के टाइम नहीं बनती। सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि पहले रिडम्पशन से पहले हमें डीआरआर क्रिएट करना होता है, तो उसकी एंट्रीज बनानी पड़ती हैं। फिर उस डीआरआर को क्रिएट करने के बाद आपको डीआरआई यानी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो मैंने अभी बताया आपको कि कंपनी एक्ट की तरफ से डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। जरूरी वर्ड ना बोलकर हम मैंडेटरी वर्ड बोलेंगे, क्योंकि ये हर एक कंपनी को करना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कितना डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट करें। तो ये यहाँ पर भी कंपनी एक्ट की तरफ से आपको स्पेसिफिक परसेंटेज गिवन है कि मिनिमम इशूड डिवेंचर का 15% अमाउंट, ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम 15% अमाउंट ऑफ इशूड डिवेंचर कैन बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज और एनी अदर सिक्योर्ड सिक्योरिटी। 15% अमाउंट जो है गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर सिक्योर सिक्योरिटीज में कंपनी की तरफ से क्या होना चाहिए, इन्वेस्ट होना चाहिए। और किसका 15%? इशूड डिवेंचर्स का। अगर किसी कंपनी ने 5 लाख के डिवेंचर पब्लिक में इशू कर रखे हैं तो 5 लाख का 15% कितना हुआ? 75,000। कितना हुआ 5 लाख का 15%? 75,000। वो आप खुद कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 75,000 रुपीज आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मिनिमम 75,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सिक्योर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। और कब इसको इन्वेस्ट करना है? रिडम्पशन से 1 साल पहले। कंपनी एक्ट तो कहता है कि उसमें कंफ्यूजन भी अभी डेट्स को लेकर के, कंपनी एक्ट तो कहता है कि रिडम्पशन से पहले वाले अप्रैल में, ठीक है। अब लेकिन वहां उसका कुछ लोग फायदा उठाते हैं कि अगर 1 अप्रैल को आपके 30 सितंबर को डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं और उससे पहले अप्रैल तो 2 महीने पहले ही आएगा, तो उसमें भी इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो बुक्स में दिखाना है, हमने आपके रूल को फॉलो कर दिया। लेकिन कंपनी एक्ट क्या कहता है? कंपनी एक्ट कहता है कि रिडम्पशन से पहले वाले, उन्होंने रूल तो यही बना रखा है कि रिडम्पशन से पहले वाले अप्रैल में आप क्या कर सकते हो, उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उनका कहना ये मानना ये है कि कम से कम 1 साल पहले तो आप उसे क्या करें, इन्वेस्ट करें। मान लीजिए हमें 31 मार्च 2021 में डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कब होना चाहिए? हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 मिनिमम, और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो पहले, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे। फिर इन्वेस्टमेंट को इन कैश कब करोगे आप? इन्वेस्टमेंट को आप इन कैश करोगे रिडम्पशन वाले दिन, यानी जिस दिन आप रिडीम कर रहे हो डिबेंचर्स को, उस दिन आप डिबेंचर्स जो अमाउंट उनका इन्वेस्ट कर रखा है उसे क्या करेंगे आप? इन कैश करेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ एंट्रीज क्या होगा? ये तो सिर्फ ये जो 2 एंट्री बताई है, ये तो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? रिडम्पशन से रिलेटेड है। लेकिन जब रिडम्पशन के टाइम पर और उससे पहले जो एंट्रीज का सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस समझ लीजिए, वो पता होना चाहिए। वो सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि आप रिडम्पशन से पहले डीआरआर क्रिएट करते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और जब आप डीआरआर क्रिएट करते हैं, डीआरआर कब बनाओगे आप? डिवेंचर को रिडीम करने से पहले। अब उसकी डेट फिक्स नहीं है। डीआरआई बनाने की डेट तो फिर भी उन्होंने बता दी है कि 1 साल पहले आप डीआरआई क्रिएट कर सकते हो, करना पड़ेगा। लेकिन डीआरआर आप रिडम्पशन से पहले कभी भी क्रिएट कर लो। 3 साल बाद आपको डिवेंचर रिडीम करने हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो आफ्टर 3 इयर्स अगर आप रिडम्पशन कर रहे हैं डिवेंचर्स का, तो आप डीआरआर चाहो तो 1st ईयर में क्रिएट कर सकते हो, चाहो तो 2nd ईयर में क्रिएट कर सकते हो, चाहो तो 3rd ईयर से, रिडम्पशन से पहले आप उसकी एंट्री बना सकते हो। लेकिन
कंपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डीआरआर बनाती है। मान लीजिए किसी कंपनी को लग रहा है वो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा अपने प्रॉफिट में से निकाले 3 साल तक, तो हर साल वो डीआरआर क्रिएट करेगी। ठीक है, तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और वो चाहे तो जिस ईयर में वो रिडीम कर रही है उसी ईयर के P&L में से पहले डीआरआर बना दे, क्योंकि उसको तो बुक्स में दिखाना है, कंपनी एक्ट फॉलो करना है। तो फिर वो इस तरीके का भी क्या कर सकती है, अपनी बुक्स में एक सिर्फ शोइंग एंट्री के लिए डीआरआर का क्रिएशन कर सकती है। हमें तो ये समझना है कि डीआरआर क्रिएशन के टाइम पर एंट्री बनती क्या है। तो जैसे ही डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनता है, तो वो कहाँ से बनता है, वो रिजर्व हम क्रिएट कर रहे हैं अपने P&L अकाउंट में से, यानी प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट निकाल के किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। और थोड़ा सा के लिए वर्ड, यहाँ थोड़ा वर्ड यूज नहीं करेंगे, हमें मिनिमम कितना अमाउंट डीआरआर का बनाना है, 25% ऑफ द इशूड डिवेंचर्स का 25%। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L account debited to debenture redemption रिजर्व अकाउंट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीआरआर, लेकिन शॉर्ट के लिए मैंने रिस्ट्रिक्शंस बोल रखे हैं आपको, नाम पूरा लिखें, या मुझे जगह नहीं मिलती इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है इसको, अदरवाइज आप पूरा लिखेंगे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और यहाँ मिनिमम 25% का परसेंटेज लिख रही हूँ मैं, अमाउंट नहीं लिख रही, 25% का डीआरआर क्रिएट होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम नो लिमिट, यानी मैक्सिमम 100% तक का डीआरआर कोई भी कंपनी कर सकती है जो आउट ऑफ प्रॉफिट डिवेंचर्स को रिडीम कर रही है। और जो कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम नहीं कर रही, वो मिनिमम 25% अमाउंट अपने प्रॉफिट में से बचाएं उन डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये पहली एंट्री आपको डीआरआर क्रिएशन की बनानी होती है। दूसरी एंट्री में आप डीआरआई बनाते हो, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करते हो। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हो कैश जाता है, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है कहीं और, तो किस नाम से इन्वेस्ट हो रहा है, डीआरआई के नाम से। तो एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब हम डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना बना रहे हैं, मिनिमम 15% ऑफ द इश्यूड डिवेंचर्स। तो यहाँ हम 15% वर्ड लिख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ एंट्रीज बता रही हूँ, तो कितने परसेंटेज से बनेंगे, तो इशूड के 25। अब यहाँ मिनिमम वर्ड इसके साथ मिनिमम है, जो कंपनी अगर 100% बनाएगी तो ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आपको मिनिमम, ये क्वेश्चन आता है कि मिनिमम कितने परसेंट का आपको डीआरआर क्रिएट करना होता है, तो आप क्या लिखती है, 25%। ठीक है, और डीआरआई कितने का क्रिएट करना होता है, 15% ऑफ इशूड डिवेंचर्स। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री में आप ये अमाउंट कब इन्वेस्ट करोगे, रिडम्पशन से पहले वाले अप्रैल में, और जैसे ही आप रिडीम करोगे इस अमाउंट को सबसे पहले कैश कराओगे, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डीआरआई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये भी 15% जितना आपने इन्वेस्ट किया था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वो आपको अमाउंट क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कैसे रिसीव हो जाएगा, क्योंकि जब आप 1 साल के लिए पैसा कहीं इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो जब इंटरेस्ट के साथ मिलेगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपको बताया जाएगा कितना मिलता है। तो उस टाइम आप इंटरेस्ट अकाउंट को भी यहाँ क्या करते हो, डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट करते हो, और विद इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में वो अमाउंट शो कर देते हो। ठीक, अभी हमने 15% इसलिए लिखा है कि जब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि जितना इन्वेस्ट किया उतना ही रिसीव कर लिया। और फिर ये 3 एंट्री बनाने के बाद तब आप एंट्री बनाते हो, एंट्री नंबर
वो वाली एंट्रीज जो रिडम्पशन की मैंने स्पेशली बताई है। कौन कौन सी 2 एंट्री कि जिसमें आप रीपेमेंट, अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया डीआरआर में, अपना अमाउंट क्या कर दिया, क्रिएट कर लिया, डीआरआर का क्रिएशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट कैश हो गया, और कैश होने के बाद अब आप नेक्स्ट जो एंट्री बनाओगे वो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर का अमाउंट डिवेंचर होल्डर को देना है। तो ड्यू की एंट्री क्या बताई थी, डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर जब नेक्स्ट पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हेलो, आवाज आ रही है ना सभी को, ठीक। और जैसे ही होल्डर्स को आप पेमेंट कर देंगे, एक एंट्री आपको और बनानी होगी, डीआरआर अकाउंट का जो बैलेंस है उसे आप जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उस डीआरआर के अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। एंट्री बनेगी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये है सीक्वेंस ऑफ एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और इसमें जनरल रिजर्व में वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जितने परसेंटेज में आपने डिवेंचर्स को रिडीम किया। अगर सारे डिवेंचर रिडीम कर लिए हैं और 25% मिनिमम डीआरआर क्रिएट किया है तो पूरा का पूरा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जो बैलेंस है उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इस जनरल रिजर्व के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये एक बुकिश एंट्री है जो हमें आफ्टर एवरी रिडम्पशन क्रिएट करनी होती है, यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जो अमाउंट है वो हम जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके और क्या कर देते हैं, इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो ये है सीक्वेंस ऑफ एंट्रीज जो हमें रिडम्पशन के टाइम पर बनानी है। कौन कौन सी एंट्रीज बनानी है, सबसे पहले डीआरआर क्रिएशन की, देन डीआरआई में अमाउंट इन्वेस्ट करने की, फिर डीआरआई को कैश कराने की, उसके बाद डिवेंचर होल्डर पर अमाउंट ड्यू करने की, और फिर होल्डर का पेमेंट करने की, और लास्ट में